Alright, so this question is from the center of mass. इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट या जेई के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. सो इस टाइप के क्वेश्चन आप नीट और जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सेंटर ऑफ मास के टॉपिक से है. स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस स्ट्रक्चर का. देखिए, ये स्ट्रक्चर एक जेड शेप का एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ यूनिफॉर्म बार और इसका वेट मालूम है बार का. इट इज़ अ बार ऑफ वेट 4 kgs, राइट. तो देखिए, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले यहाँ बना लेते हैं. ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ. ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, राइट. कोऑर्डिनेट सिस्टम का चुनाव अपनी आसानी के लिए हम करते हैं. ये इजी होगा सॉल्व करने में, इसीलिए चुना है मैंने. क्योंकि देखिए, इसके अंदर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ईच मास इज़ वेरी सिंपल. तो अगर हम बात करें फर्स्ट मीटर वाली रॉड की, जो 1 मीटर की है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे है. तो इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम चल गया. इस वाली रॉड का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर है. और इस वाली रॉड का भी ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे हो गया. अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं जो ओरिजिन से निकलेंगे. ये हो गया पोजीशन वेक्टर नंबर 1 R1. दूसरा पोजीशन वेक्टर जो है वो R2. थोड़ा सा तिरछा बन गया, मैं इसको रब कर देता हूँ और डायरेक्टली इनको ज्वाइन करता हूँ मैं. ये देखिए, ये आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर बन गया. और तीसरा जो पोजीशन वेक्टर है, विच इज़ फ्रॉम द ओरिजिन टू द थर्ड मास, ये तीसरा जो है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे तो ये वाला आएगा. तो हमें R1 मालूम चल गया, पोजीशन ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो तीनों के हमें ज्योमेट्रिक सेंटर अब मालूम चल गए हैं. अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है द सेंटर ऑफ मास, राइट. तो सेंटर ऑफ मास का जो आपको पता है कि एक्सप्रेशन, द सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर में जो लिखा जाता है आई जे के, उसकी हेल्प लें तो हम R1 को देखिए क्या लिख सकते हैं. R1 की जो हाइट है वो दैट इज़ गिवन टू बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. देखिए, ये इस वाले R1 मतलब ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है इस रॉड का, राइट. इसकी हाइट देखिए कितनी है. इट इज़ 0.5, राइट. तो x के अंदर है 1 मीटर, राइट. ये देखिए 1 मीटर है, राइट. तो मैं इसको लिख देता हूँ I और j/2, राइट. ये तो साफ साफ आपको नज़र आ ही रहा है. अब मैं रॉड नंबर 2 पे जाता हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है. इफ़ आई हैव टू राइट दैट, तो उसका जो x है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये पूरा 1 मीटर है. दिस इज़ फुल 1 मीटर. तो इसका भी जो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो हाफ मीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो हाफ मीटर. अब बात करते हैं हम इस वाले ज्योमेट्रिक सेंटर की. इसका जो x है, देखिए वो पूरा का पूरा 1 मीटर है. तो ये हो गया I प्लस x के अंदर, अगर y के अंदर देखेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा आपका j/2. तो आपने R2 भी लिख लिया. अब R3 की बात करते हैं. देखिए, R3 जो है इट इज़ 1 मीटर तो ये है और 1.5 मीटर ये है. तो x में तो ये 3/2 I हो गया. इसकी हाइट नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस पे लोकेटेड है. सो दिस इज 0 j बेसिकली, राइट. ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर्स की, राइट. और फिर दिस r, ये जो r मैंने लिखा है, दिस r रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ दिस थ्री बॉडी सिस्टम, देखिए तीनों बॉडीज़ का अपना सेंटर ऑफ मास सबसे पहले आइडेंटिफाई करा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करा, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढा। अब मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है, इट्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड। जो मास है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अगर आपको कोई बोले प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द प्लेट, माने ज्योमेट्री वाला सेंटर, राइट। ज्योमेट्रिक सेंटर ही वो जगह होती है जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाली बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास भी लोकेटेड होता है। तो ये जो जियोमेट्रिक सेंटर है, अगर आपको कोई स्क्वायर दिखे, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर अगर आप सेंटर में ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही वाला पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, सेंटर ऑफ मास। उस तरह से मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए, ये ट्राइंगल है, राइट। ट्राइंगल के ऊपर एक क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, मान लीजिए इस ट्राइंगल पे भी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल बराबर बराबर हर जगह पे मास है। तो ऐसे केस में सेंट्रॉइड जो है वो ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं लोकेटेड होगा जहाँ पे सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड एक ज्योमेट्रिक सेंटर है और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी वहीं पे होगी। लेकिन मान लीजिए आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दें जहाँ पे ये रॉड है, राइट। जनरली अगर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली रॉड है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लें, सेंटर में ही होगा, और हम बोलेंगे यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हों तो उस केस के अंदर हमें इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ती है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस हैं, ये भी यूनिफॉर्म है मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों में जहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर था वहीं पे सेंटर ऑफ मास है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस है जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत हैवी है ये, और बाद में ये लाइट हो जाती है रॉड, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। हो सकता है इस केस में ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे हो लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस के अंदर ज्योमेट्रिक सेंटर और जो सेंटर ऑफ मास है वो सेपरेटली लोकेटेड होते हैं। हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसके अंदर यूनिफॉर्म बार ऑफ मास है, तो इसीलिए मैंने जो ज्योमेट्रिक सेंटर थे वो मुझे मालूम था, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इज दिस, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें मालूम चल गया। और अब आप देखिए कि ये दूसरी रॉड जो रॉड नंबर 2 है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है। तीसरे पे आप जाइए, वहाँ पे भी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो यहाँ पे लोकेटेड है इसका, लेकिन उसकी पोजीशन जो है हमें ओरिजिन से नापनी होती है। तो जब आप ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लें, जैसे कि मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लिया, उस ज्योमेट्रिक सेंटर की लोकेशन ओरिजिन के मुकाबले में कहाँ पे है वो भी पता होनी चाहिए। तो R1 आप देखिए, मैंने ये जो R1 लिखा है ये ओरिजिन से मैंने नापा है। देखिए कि ओरिजिन से ये एक्चुअली कितनी दूर है वेक्टर की फॉर्म में, तो ये वेक्टर से मैंने वेक्टर्स यूज़ करा है यहाँ पे मैं, राइट। अब आप R2 को देख लीजिए, R2 का जो सेंटर ऑफ मास तो देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, ये सेंटर ऑफ मास है, बट इसकी पोजीशन ओरिजिन से कहाँ पे है वो R2 वेक्टर से पता चल रहा है, ये रहा R2 वेक्टर, राइट। उसी तरह से ये जो छोटे वाला टुकड़ा है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन उसकी पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में आप पोजीशन वेक्टर्स का भी ख्याल रखें, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स, राइट। तो जो मैंने ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी आर यूजिंग 3 पोजीशन वेक्टर्स, राइट। ये देखिए 3 पोजीशन
वेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसको लिखने की और सॉल्व करने की। तो देखिए ये यूनिफॉर्म बार है 4 किलो की, और ये बेसिकली इसकी टोटल लेंथ आप देख लीजिए कितनी है। अगर मैं बोलूँ तो 1 मीटर, 0.5 मीटर, 2 मीटर है। 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2 मीटर, और यूनिफॉर्म है तो हम इसकी मास डेंसिटी निकाल लेते हैं। टोटल ये 4 किलो का है, लेंथ इसकी 2 है, तो दिस इज़ 2 kg पर मीटर, राइट। हर किलोग्राम में 2 मीटर है। तो इसका मतलब जो मास नंबर 1 है, रॉड नंबर 1 है, इसका मास कितना होगा? इसका मास हो जाएगा आपका 1, देखिए 2 kg, सॉरी, क्योंकि हर मीटर में 2 किलो है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 किलो। और इस वाली रॉड का कितना होगा? 1 किलो। टोटल बार का वजन 4 किलो है, राइट। और वो 2 मीटर के अंदर डिवाइडेड है, तो हर मीटर का जो वेट है वो 2 किलोग्राम है, यूनिफॉर्म है क्योंकि। तो हमें हम क्या क्या मालूम चल गया? हमें मास 1 भी मालूम चल गया, मास 1, राइट, 2 kgs। तो ये मास 1 हमारा कितना हो गया? 2 kgs पहली रॉड। दूसरी रॉड कितने की है? आधा किलो की है। तीसरी रॉड कितनी है? आधा किलो की है। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ओरिजिन से कहाँ पे लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास, राइट। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ डालना शुरू कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आती है? 1 इंटू I/2 प्लस J/2 प्लस 0.5 I प्लस J/2 प्लस 0.5 3/2I प्लस 0 J। और जो तीसरे जो डिवाइडेड करना है आपको, सारे मास से डिवाइड करना है, राइट। तो हम सारे मास तो आपको मालूम ही है, कुल मिला के कितने दिए हुए हैं आपको? 2 किलो, राइट। तो ये 2 किलो जो, सॉरी 4 किलो आपको वेट दे रखा था, तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तीनों बार्स का वेट 4 किलो ही है मिला के, मतलब ये सब मिला लीजिए। तो दिस बिकम्स I/2 प्लस J/2 प्लस 0.5I प्लस J/4, मैं 0.5 को हाफ लिख रहा हूँ, 3/4I। और देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम सारे I को इकट्ठा कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन है I, और ये भी आपका आ गया 3/4I। तो 3 आपके I हैं। तो ये वाला I जो है हाफ और हाफ 1 हो गया। 1 प्लस 3/4 इज 7/4I प्लस J की अगर हम बात करें तो एक J हमारे पास यहाँ पे है, एक J हमारे पास यहाँ पे है, तो दोनों J मिल गए। दिस ऑल्सो बिकम्स 3/4J। और दिस होल हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल मास 4। यहाँ मैंने सिर्फ एडिशन दिखाई थी, बट दिस वॉज डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा आ गया 7/16I प्लस 3/16J। तो देखिए किस तरह से हमने पोजीशन निकाल ली है इस Z शेप रॉड की, राइट। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आ रखा है वो आ रखा है R, ये आया देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ आइडिया हुआ। जब बॉडीज इस तरह की होती है, इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेई में आपको आ सकते हैं। नीट और जेई के एग्ज़ाम में, जेई मेंस में, इससे देखिए आपकी नॉलेज टेस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा मैथ्स भी इन्वॉल्व था, वेक्टर की नॉलेज भी इन्वॉल्व थी, और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास तो समझना ही था। तो मेरे चैनल पे 1700 वीडियो हैं, एक्सप्लेन्ड है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, पूरा समझाया है कि किस तरह से आप फिज़िक्स के बारे में सोचेंगे। मेमोराइज़ करने से फ़िज़िक्स आपको समझ में आएगी नहीं, तो बेटर रहेगा कि आप अंडरस्टैंडिंग पे अपनी सारी कंसंट्रेशन लगाएं और फोकस रखें। और इस एग्ज़ाम में देखिए नीट और जेई के अंदर आपको लगातार बिल्कुल लोहे से लोहा लेना है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको बेसिकली फौलाद माने आयरन का दिमाग चाहिए आपको।
मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब शेर की तरह आपको बिहेव करना है, डरना नहीं है इन एग्ज़ाम से। मेंटल टफनेस को बरकरार रखिए और बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप बड़ा करेंगे तो ही आप इंसान कहलाएंगे। क्योंकि छोटा काम करना तो पशु का काम है, लेकिन आप इंसान हैं और इंसान के पास ताकत है बड़ा काम करने की। तो बड़ा काम करने के लिए आप बड़ी मेहनत करिए, जिससे आप नई ऊंचाई पे जाएं और बड़े बड़े मुकाम हासिल करें, बड़े बड़े माउंटेन्स क्लाइंब करें लाइफ के, और कहीं बहुत ऊपर जाएं। और उसकी नींव अभी डाल दें, अभी से ही मेहनत शुरू कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो को मिस ना करें। ऐसा ना हो कि कोई वीडियो मेरे चैनल से आपके सामने जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में आ जाए और आप गलत कर बैठें उस क्वेश्चन को और आपकी रैंक ख़राब हो जाए। तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, एनसीईआरटी साथ में रखें और मेरे चैनल के क्वेश्चंस को देखते जाएं बाय प्लेलिस्ट। हर तरह की प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11th और 12th की, काफ़ी एग्जॉस्टिव है। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं देता हूँ। तो मेरे उसके अंदर आप सीखेंगे भी, सिर्फ आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाएंगे अगर आपने मेरे क्वेश्चंस को देख लिया। तो अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना समय बेकार की बातों में वेस्ट ना करें, व्यर्थ बातों में, और लगातार जो है पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर्स की, राइट। और फिर दिस आर, ये जो आर मैंने लिखा है, दिस आर रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 3 बॉडी सिस्टम। देखिए, तीनों बॉडीज़ का अपना सेंटर ऑफ मास सबसे पहले आइडेंटिफाई करा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करा, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढा। अब मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है, इट्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड। जो मास है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अगर आपको कोई बोले प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द प्लेट, माने ज्योमेट्री वाला सेंटर, राइट। ज्योमेट्रिक सेंटर ही वो जगह होती है जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाली बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास भी लोकेटेड होता है। तो ये जो जियोमेट्रिक सेंटर है, अगर आपको कोई स्क्वायर दिखे, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर अगर आप सेंटर में ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही वाला पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। कोई फ़र्क नहीं होता, सेंटर ऑफ मास। उस तरह से मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ये ट्रायंगल है, राइट। ट्रायंगल के ऊपर एक क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, अब मान लीजिए इस ट्रायंगल पे भी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल बराबर बराबर हर जगह पे मास है। तो ऐसे केस में सेंट्रॉइड जो है वो ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं लोकेटेड होगा जहाँ पे सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड एक ज्योमेट्रिक सेंटर है और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी वहीं पे होगी। लेकिन मान लीजिए आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दें जहाँ पे ये रॉड है, राइट। जनरली अगर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली रॉड है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लें, सेंटर में ही होगा, और हम बोलेंगे यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हों तो उस केस के अंदर हमें इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ती है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस हैं, ये भी यूनिफॉर्म है मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों में जहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर था वहीं पे सेंटर ऑफ मास है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन का केस है जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत हैवी है ये, और बाद में ये लाइट हो जाती है रॉड, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। हो सकता है इस केस में ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस के अंदर ज्योमेट्रिक सेंटर और जो सेंटर ऑफ मास है वो सेपरेटली लोकेटेड होते हैं। हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसके अंदर यूनिफॉर्म बार ऑफ मास है, तो इसीलिए मैंने जो ज्योमेट्रिक सेंटर थे वो मुझे मालूम था इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इज दिस, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें मालूम चल गया। और अब आप देखिए कि ये दूसरी रॉड जो रॉड नंबर 2 है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है। तीसरे पे आप जाइए, वहाँ पे भी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो यहाँ पे लोकेटेड है इसका, लेकिन उसकी पोजीशन जो है हमें ओरिजिन से नापनी होती है। तो जब आप ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लें, जैसे कि मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढ लिया, उस ज्योमेट्रिक सेंटर की लोकेशन ओरिजिन के मुकाबले में कहाँ पे है वो भी पता होनी चाहिए। तो R1 आप देखिए, मैंने ये जो R1 लिखा है ये ओरिजिन से मैंने नापा है। देखिए कि ओरिजिन से ये एक्चुअली कितनी दूर है वेक्टर की फॉर्म में, तो ये वेक्टर से मैंने वेक्टर्स यूज करा है यहाँ पे मैं, राइट। अब आप R2 को देख लीजिए, R2 का जो सेंटर ऑफ मास तो देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, ये सेंटर ऑफ मास है, बट इसकी पोजीशन ओरिजिन से कहाँ पे है वो R2 वेक्टर से पता चल रहा है, ये रहा R2 वेक्टर, राइट। उसी तरह से ये जो छोटे वाला टुकड़ा है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन उसकी पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में आप पोजीशन वेक्टर्स का भी ख्याल रखें, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स, राइट। तो जो मैंने ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी आर यूजिंग 3 पोजीशन वेक्टर्स, राइट। ये देखिए 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसको लिखने की और सॉल्व करने की। तो देखिए ये यूनिफॉर्म बार है 4 किलो की, और ये बेसिकली इसकी टोटल लेंथ आप देख लीजिए कितनी है। अगर मैं बोलूँ तो 1 मीटर, 0.5 मीटर, 2 मीटर है, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2 मीटर, और यूनिफॉर्म है तो हम इसकी मास डेंसिटी निकाल लेते हैं। टोटल ये 4 किलो का है, लेंथ इसकी 2 है, तो दिस इज़ 2 kg पर मीटर, राइट। हर किलोग्राम में 2 मीटर है। तो इसका मतलब जो मास नंबर 1 है, रॉड नंबर 1 है, इसका मास कितना होगा? इसका मास हो जाएगा आपका 1, देखिए 2 kg, सॉरी, क्योंकि हर मीटर में 2 किलो है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 किलो, और इस वाली रॉड का कितना होगा 1 किलो। टोटल बार का वजन 4 किलो है, राइट, और वो 2 मीटर के अंदर डिवाइडेड है, तो हर मीटर का जो वेट है वो 2 किलोग्राम है, यूनिफॉर्म है क्योंकि। तो हमें हम क्या क्या मालूम चल गया, हमें मास 1 भी मालूम चल गया, मास 1, राइट, 2 kgs। तो ये मास 1 हमारा कितना हो गया 2 kgs पहली रॉड। दूसरी रॉड कितने की है? आधा किलो की है। तीसरी रॉड कितनी है? आधा किलो की है। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ओरिजिन से कहाँ पे लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास, राइट। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ डालना शुरू कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आती है? 1 इंटू I/2 प्लस J/2 प्लस 0.5 I प्लस J/2 प्लस 0.5 3/2I प्लस 0 J। और जो तीसरे जो डिवाइड करना है आपको, सारे मास से डिवाइड करना है, राइट। तो सारे मास तो आपको मालूम ही है, कुल मिला के कितने दिए हुए हैं आपको 2 किलो, राइट। तो ये 2 किलो जो, सॉरी 4 किलो आपको वेट दे रखा था, तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तीनों बार्स का वेट 4 किलो ही है मिला के, मतलब ये सब मिला लीजिए। तो दिस बिकम्स I/2 प्लस J/2 प्लस 0.5I प्लस J/4, मैं 0.5 को हाफ लिख रहा हूँ, 3/4I
और देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम सारे आई को इकट्ठा कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन है आई आई, और ये भी आपका आ गया 3/4 आई, तो 3 आपके आई हैं। तो ये वाला आई जो है हाफ और हाफ 1 हो गया, 1 + 3/4 इज 7/4 आई, प्लस जे की अगर हम बात करें तो एक जे हमारे पास यहाँ पे है, एक जे हमारे पास यहाँ पे है, तो दोनों जे मिल गए। दिस ऑल्सो बिकम्स 3/4 जे, और दिस होल हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल मास 4। यहाँ मैंने सिर्फ एडिशन दिखाई थी, बट दिस वॉज डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा आ गया 7/16 आई प्लस 3/16 जे। तो देखिए किस तरह से हमने पोजीशन निकाल ली है इस जेड शेप रॉड की, राइट। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आ रखा है वो आ रखा है आर, ये आया देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ आइडिया हुआ। जब बॉडीज इस तरह की होती है, इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेई में आपको आ सकते हैं। नीट और जेई के एग्ज़ाम में, जेई मेंस में, इससे देखिए आपकी नॉलेज टेस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा मैथ्स भी इन्वॉल्व था, वेक्टर की नॉलेज भी इन्वॉल्व थी, और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास तो समझना ही था। तो मेरे चैनल पे 1700 वीडियो हैं, एक्सप्लेन्ड है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, पूरा समझाया है कि किस तरह से आप फिज़िक्स के बारे में सोचेंगे। मेमोराइज़ करने से फ़िज़िक्स आपको समझ में आएगी नहीं, तो बेटर रहेगा कि आप अंडरस्टैंडिंग पे अपनी सारी कंसंट्रेशन लगाएं और फोकस रखें। और इस एग्ज़ाम में देखिए नीट और जेई के अंदर आपको लगातार बिल्कुल लोहे से लोहा लेना है, माने बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको बेसिकली फौलाद माने आयरन का दिमाग चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब शेर की तरह आपको बिहेव करना है, डरना नहीं है इन एग्ज़ाम से। मेंटल टफनेस को बरकरार रखिए और बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप बड़ा करेंगे तो ही आप इंसान कहलाएंगे। क्योंकि छोटा काम करना तो पशु का काम है, लेकिन आप इंसान हैं और इंसान के पास ताकत है बड़ा काम करने की। तो बड़ा काम करने के लिए आप बड़ी मेहनत करिए, जिससे आप नई ऊंचाई पे जाएं और बड़े बड़े मुकाम हासिल करें, बड़े बड़े माउंटेन्स क्लाइम करें लाइफ के, और कहीं बहुत ऊपर जाएं। और उसकी नींव अभी डाल दें, अभी से ही मेहनत शुरू कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो को मिस ना करें। ऐसा ना हो कि कोई वीडियो मेरे चैनल से आपके सामने जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में आ जाए और आप गलत कर बैठें उस क्वेश्चन को और आपकी रैंक ख़राब हो जाए। तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, एनसीईआरटी साथ में रखें और मेरे चैनल के क्वेश्चंस को देखते जाएं बाय प्लेलिस्ट। हर तरह की प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11th और 12th की, काफ़ी एग्जॉस्टिव है। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं देता हूँ। तो मेरे उसके अंदर आप सीखेंगे भी, सिर्फ आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाएंगे अगर आपने मेरे क्वेश्चंस को देख लिया। तो अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना समय बेकार की बातों में वेस्ट ना करें, व्यर्थ बातों में, और लगातार जो है पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।